जय हिंद बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम लेके आए हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने पढ़े हैं। तो हमने ये देखा था कि एक कन्वर्जन होता है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड टाइप का जो सेल आज हम पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन किया जाएगा। पहले वाले में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। मतलब जो बैटरी है उसकी हेल्प से हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो वो केमिकल रिएक्शंस जो स्पॉन्टेनियस हैं उसको हम पढ़ चुके हैं। अब नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगा के हम उन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराएंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। बहुत छोटा सा लेक्चर है, केवल हमें कॉन्सेप्ट समझना है, फेराडे लॉज हमें पढ़ना है और कुछ सिंपल से पीवाईक्यूज हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है ये टोटल अपोजिट होता है, टोटल डिफरेंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस in which chemical changes take place by the passage of electric current। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो केमिकल रिएक्शंस कैसे परफॉर्म कराई जाती है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि करंट फ्लो कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, और उस करंट के फ्लो होने से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। द सेल यूज्ड टू कैरी आउट इलेक्ट्रोलिसिस आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इस सेल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है। द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द लेबोरेटरी एंड द केमिकल इंडस्ट्री। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर स्ट्रिप्स डिपिंग इन एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये आपने शायद क्लास 10th में पढ़ा है, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहा जाता था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो है, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंस है वो इंडस्ट्री में है टू रिफाइन द मेटल्स। कि जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं फ्रॉम देयर ओर्स, तो कुछ सडन स्टेप्स करने के बाद हम लास्ट में उस मेटल को रिफाइन करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल मेटल का रिफाइनिंग किया जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो जिस सेल की वो बात हम ये कर रहा है, कॉपर वाला, आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। कि ये वो सेल जिसके बारे में बात की गई है कि एक कंटेनर आपके पास है, उस कंटेनर के अंदर आपने क्या किया हुआ है, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को लिया है एसिडिफाइड। मतलब ये मेटल कॉपर के रिफाइनिंग का प्रोसेस है। तो जब भी किसी मेटल का रिफाइनिंग हमें करना है तो उसमें क्या किया जाता है, जिस भी मेटल को रिफाइन करना है उसी मेटल का क्या ले लें हम, सॉल्यूशन ले लें, एक्वियस सॉल्यूशन ले लें। एसिडिफाइड एक्वियस सॉल्यूशन लेने का रीजन ये है कि थोड़ा सा जब एसिड हम उसके अंदर मिला देते हैं तो सॉल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ आयन्स है वो बढ़ जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी इनसाइड द सॉल्यूशन जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने मिलाया। यहाँ पे एक ये रॉड ली रखी है, ये रॉड होती है इम्प्योर कॉपर की। तो चूंकि कॉपर को हमें प्योर बनाना है, रिफाइन करना है, तो इम्प्योर कॉपर का एक रॉड, और सेकंड वाली जो रॉड है वो होती है प्योर कॉपर की। एक बैटरी लगाई है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इम्प्योर के साथ और नेगेटिव टर्मिनल प्योर के साथ लगाया जाता है। तो ये वाला टर्मिनल एनोड कहलाता है और ये वाला टर्मिनल कैथोड कहलाता है। जैसे ही यहां पे हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन होने से क्या होता है, बिकॉज ऑफ सॉल्यूशन आयंस प्रेजेंट है तो कंडक्शन होने लगता है और बैटरी के कारण भी करंट फ्लो होने लगता है। तो टोटल सर्किट कंप्लीट होता है और सर्किट कंप्लीट होने के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होने लगता है। अब इस करंट के फ्लो होने से होता क्या है, होता ये है कि जो एनोड का कॉपर है, जहां पे हमने इम्प्योर कॉपर लिया है, यहां से सिर्फ कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होने लगता है और ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में आने लगता है। ये जो कॉपर है इट इज गोइंग टू बी ऑक्सीडाइज्ड
बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा चूंकि ये इम्प्योर कॉपर है इसलिए इसके अंदर सॉरी इसलिए इसके अंदर इम्प्यूरिटीज भी हैं और कॉपर मेटल भी है। तो इस रॉड में से सिर्फ जो कॉपर है वही ऑक्सीडाइज होकर बाहर निकलता है, इम्प्यूरिटी इसी रॉड के अंदर रहती है। तो इस तरीके से कॉपर कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज होके 2 इलेक्ट्रॉनों को लूज करके सॉल्यूशन के अंदर आने लगता है। सेम टाइम पे यहां पे सॉल्यूशन के अंदर का जो कॉपर है जो आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है Cu2+ के फॉर्म में, ये कॉपर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और गेन करके इस पर्टिकुलर प्योर वाले कॉपर पे डिपॉजिट होने लगता है। तो कॉपर का ही ऑक्सीडेशन है और कॉपर का ही रिडक्शन है। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करके डिपॉजिट होने लगता है। तो इम्प्योर वाले में से कॉपर ऑक्सीडाइज होता है और सॉल्यूशन के अंदर का जो कॉपर आयन है वो यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है। पर ये प्रोसेस होता कब है? जब यहाँ पे आप क्या करें, एक्सटर्नल बैटरी को लगाएं। अगर एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई है तो ये प्रोसेस होने वाला नहीं है। आपको अच्छे से याद है, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो कॉपर ऑक्सीडाइज तभी हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आप तभी करा सकते हो जब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी लगाई। इसीलिए इस सेल को नाम दिया गया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जहां पे विद द हेल्प ऑफ बैटरी हमने क्या किया है, कॉपर को ऑक्सीडाइज कराने का काम किया है। क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। अगर आपको याद हो तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट पॉजिटिव होता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि कॉपर अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है, ना कि ऑक्सीडाइज। तो यहां ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी लगी है उस बैटरी के हेल्प से हमने क्या किया है, कॉपर को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जब तक आपने डायलॉग सुना होगा, जब तक तेरे पैर चलेंगे इसकी सांसें चलेगी, शोले मूवी का डायलॉग है। वैसे ही यहाँ पे जब तक बैटरी है, करंट फ्लो हो रहा है, तब तक ये प्रोसेस होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, यहां से ऑक्सीडेशन होगा। जैसे अगर हम इसको हटा ले तो ये प्रोसेस होना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब देखा यह जाता है कि जैसे जैसे प्रोसेस होने लगता है वैसे वैसे इसका थिकनेस जो है वो कम होने लगता है, क्योंकि कॉपर यहां से सॉल्यूशन में आता जा रहा है और यहां पे थिकनेस क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि कॉपर यहां पे डिपॉजिट होने लगा है। तो यहां पे पूरे प्रोसेस के बाद जो बचता है उसे एनोड मड कहा जाता है। और भगवान ऐसा एनोड मड सबको दे, क्यों? क्योंकि इस एनोड मड के अंदर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी मेटल्स की इंप्यूरिटी होती है। तो हमें पता ही है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम के जो रेट है आज की तारीख में वो क्या चल रहे हैं। तो ऐसी इंप्यूरिटीज जो है मिलती हैं और इसे ही क्या कहा जाता है, एनोड मड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोड मड कहा जाता है। तो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, और यही एक टाइप का क्या है, आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपर को इससे प्योर किया जाता है। मैनी मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आर प्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल बाय इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैटायंस। जहां पे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वहां पे इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। आया समझ में? तो क्या है इलेक्ट्रोलिटिक सेल? कि व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सॉल्यूशन, और उसके सॉल्यूशन से जब हम केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करा रहे हैं, सॉरी उस करंट से जब हम केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं, तो उस टाइप के सेल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। क्लियर है? नोट कर लीजिए इतना, बढ़े आगे। चलिए, अब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं कि भैया आपने इतनी देर तक करंट फ्लो कराया तो कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा, है ना? या आपने 2 सेल को सीरीज में लगाया है तो किस तरीके से करंट फ्लो होगा और कितना मास डिपॉजिट होगा। बस यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसके लिए फेराडे अंकल ने 2 लॉ दिए हैं जिन्हें फेराडे लॉ कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरेटिकल पार्ट तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये पता नहीं होगा तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे, है ना? बट न्यूमेरिकल ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे,
देखो बहुत सिंपल सी बात है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे कुछ नहीं बोल रहा है, जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि जब तक करंट फ्लो होगा तब तक प्रोसेस होगा और यहाँ पे मास डिपोजिशन होगा। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि जो मास डिपोजिशन एट कैथोड है इट इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाई। बैटरी से जितना चार्ज सप्लाई हो रहा है, जब तक बैटरी चार्ज सप्लाई करेगी तब तक यहाँ पे मास डिपोजिशन होगा। बस यही फर्स्ट लॉ है कि मास डिपोजिशन एट कैथोड इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन बाय द बैटरी, चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। यही फर्स्ट लॉ है कि the amount of chemical reaction which occurs at any electrode during electrolysis by current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। जो मास डिपोजिशन है W वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। तो W प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, Q। अब जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जो कहलाता है केमिकल इक्विवेलेंट। दिस Z इज नोन एज केमिकल इक्विवेलेंट, या इसे हम इक्विवेलेंट मास भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास। तो क्या बन गया फॉर्मूला, W बराबर Z इंटू Q। अब हमें पता है कि Q बराबर क्या होता है, I इंटू T। तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z इंटू I इंटू T। T मतलब कितने समय तक करंट फ्लो हुआ है वो टाइम, I कितने एम्पियर का करंट फ्लो हुआ है, Z केमिकल इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास, अभी इसको बताते हैं क्या होता है, और W क्या होगा, मास डिपॉजिटेड एट कैथोड, मास डिपॉजिटेड एट कैथोड। तो W will be the mass deposited at cathode, Z is the equivalent mass, I करंट पास्ड और T क्या है, कब तक करंट फ्लो हुआ है। बस ये एक फॉर्मूला सिंपल सा आपको याद रखना है, W बराबर Z इंटू I इंटू T। क्लियर है। यहां पे टाइम को सेकेंड्स में रखा जाएगा, I को एम्पियर में रखा जाएगा, ठीक है, करंट विल बी इन एम्पियर। कभी कभी वो चार्ज पूछ ले, है ना, तो हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Q बराबर Ne होता है, तो यहां से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फिजिक्स में आपको पता ही है, चार्ज का वैल्यू दिया है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहां से कैलकुलेट किया जा सकता है, Q बराबर Ne से। ठीक है जी, बढ़े आगे। तो ये है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, जो ये बताता है कि मास डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, कैथोड नहीं पर नॉर्मली मास डिपॉजिटेड एट कैथोड पूछा जाता है, तो मास डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। और उसको जब हम चार्ज को अगर करंट के फॉर्म में लिखें तो I इंटू टी, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दे तो क्या आता है, इक्विवेलेंट मास। क्लियर है, बढ़े आगे। देखिए The amount of electricity required for oxidation reduction depends on the stoichiometry of the electrode reaction। किस पे डिपेंड करता है वो, स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। देखो बच्चों, अगर इसको हम 1 आयन माने तो 1 आयन को कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है रिड्यूस होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये 1 मोल आयन हो जाए तो 1 मोल आयन को कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन बेसिकली है क्या, थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 मोल कितना होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, और ये पर मोल की बात होती है। पर मोल में इतना होता है, 1 मोल मतलब पर मोल ना, पर मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे आयंस की बात हो रही है, तो पर मोल आयन कितने हो जाएंगे, 6.022 10 टू द पावर 23। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये निकल के आता है 96487 कूलाम पर मोल। कैलकुलेशन में इसको 96500 कूलाम पर मोल आता है। क्या 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 कुछ घंटी बजी, इसको देख के दिमाग में घंटी बजी, याद कीजिए नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन में हमने कांस्टेंट लिया था जिसको हमने नाम दिया था फैराडे कांस्टेंट, याद आया।
ये वही फेराडे कांस्टेंट है, वहां पे हमने सीधे यूज कर लिया था, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि होता क्या है। तो फेराडे कांस्टेंट होता क्या है बच्चों, इट इज द 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं साथ में, 1 फेराडे। तो 1 फेराडे इक्विवेलेंट टू द 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि 1 मोल सिल्वर को 1 फेराडे इलेक्ट्रॉन चाहिए टू रिड्यूस इनटू द सिल्वर। इस Ag प्लस आयन को 1 फेराडे इलेक्ट्रॉन चाहिए किसमें रिड्यूस होने के लिए, सिल्वर के अंदर रिड्यूस होने के लिए। और इसका वैल्यू क्या आएगा, 96500 कूलाम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 फेराडे। क्लियर है। तो जो हम इक्विवेलेंट मास की बात कर रहे थे Z की, ये वही चीज है। Z क्या होता है, Z इज एटॉमिक मास अपॉन NF, कि कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होने के लिए चाहिए। तो उस पर्टिकुलर आयन के एटॉमिक आयनिक मास, मतलब एटॉमिक मास एक ही बात है, एटॉमिक मास को हमें किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने फेराडे से डिवाइड करना है। अगर उसने 2 मोल इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है तो कितने फेराडे से डिवाइड हो जाएगा, 2F। उसके एटॉमिक मास को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2F। जैसे सिल्वर को हमें रिड्यूस करने के लिए 1 फेराडे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सिल्वर का जो इक्विवेलेंट मास होगा, सिल्वर नॉर्मली 108 एटॉमिक मास होता है, तो यहां पे हम 1 फेराडे से डिवाइड कर देंगे, इट इज ग्राम पर मोल। और ये 1 फेराडे है ना, क्या हो जाएगा, पर मोल, कूलाम पर मोल। तो इट विल बी व्हाट, 108 1 इंटू फेराडे की जगह क्या रख देंगे, 96500। तो ये इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट मास। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट मास, कि जो भी इसका एक्चुअल एटॉमिक मास है, उस एक्चुअल एटॉमिक मास को हम क्या कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, उसके फेराडे कांस्टेंट से। क्लियर है बच्चों, आया समझ में। जैसे अगर कॉपर होता तो Cu2 प्लस एक्वियस, इस कॉपर को रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये क्या बना लेगा, Cus सॉलिड। तो Z विल भी क्या हो जाएगा, कॉपर का मास होता है 63.5, और डिवाइड जब करेंगे तो कितने फेराडे लगेंगे, 2 फेराडे। तो 2 फेराडे मतलब कितना हो जाएगा, 2 इंटू 96500। क्लियर है, आया समझ में। बढ़े आगे, चलिए फटाफट से इसको करते हैं कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। पहला क्या है, Al3 प्लस को Al में लेके आना है। जल्दी से बता दो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दें। तो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्यूमिनियम में। तो 1 मोल को कितने चाहिए, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, और 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब कितने फेराडे हो गए बच्चों, 3 फेराडे। कितना आसान है, ये केवल ये देखना है कि आपको ये प्लस हटाना है। तो इस प्लस को हटाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने फेराडे लगेंगे, सिंपल सा लॉजिक। सेकेंड, Cu2 प्लस को कन्वर्ट करना है किसमें, Cu में। कितने प्लस हटाने हैं, 2 प्लस हटाने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कितने फेराडे लग गए, 2 फेराडे लग गए। थर्ड वाला, ये बढ़िया क्वेश्चन है, MnO4 माइनस को कन्वर्ट करना है Mn2 प्लस में। अब इसके लिए आपको बच्चों पहले क्या करना पड़ेगा, इस मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां निकालना पड़ेगा। यहां तो सीधे सीधे पता चल रहा है 2 प्लस है, इसलिए कितना हो जाएगा, +2। यहां पे निकालें तो इसको x मान लें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, x प्लस ऑक्सीजन -2 इंटू 4, और पूरे के बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो x -8 इज इक्वल्स टू -1, तो x बराबर कितना हो गया, +7। मतलब यहाँ पे मैग्नीज कितना है, +7। तो +7 से +2 जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे यहाँ पे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो कितने फेराडे लगेंगे, 5 फेराडे। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है कि MnO4 माइनस को Mn2 प्लस में कन्वर्ट करना है। तो MnO4 माइनस में Mn +7, और यहाँ पे चलें तो +2। तो 5 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, 7 में से 5 माइनस हो जाएगा तो +2 बच जाएगा। तो कितने फेराडे चाहिए, 2 सॉरी
5 इलेक्ट्रॉन मतलब 5 फैराडे हमें चाहिए। क्लियर है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, मतलब इसको नोट कीजिए। बढ़े आगे, चलिए अगला क्वेश्चन। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फेराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस। बढ़िया क्वेश्चन है दोनों। 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम CaCl2। अच्छा, CaCl2 से पहले पता चल जाएगा कि Ca2 प्लस है, क्योंकि 2 क्लोरीन है और 1 क्लोरीन पे माइनस होता है, तो क्लोरीन कैल्शियम पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस। तो कैल्शियम 2 प्लस को अगर हमें रिड्यूस करना है तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्या बना लेगा ये, कैल्शियम बना लेगा। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 ग्राम कैल्शियम को 2 फेराडे चाहिए, है ना। इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 40 ग्राम Ca2 प्लस रिक्वायर्ड हाउ मच, 2 फेराडे चार्ज, देयरफॉर 1 ग्राम को कितना लग जाएगा, 1 ग्राम रिक्वायर्ड 2/40 फेराडे। और हमने किसके लिए पूछा है, 20 ग्राम के लिए, तो 20 ग्राम रिक्वायर्ड विल बी 2/40 इंटू 20। 20 से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितने फेराडे, 1 फेराडे। कितना आसान है, केवल प्रोपोर्शनलिटी लगाना है। और वैसे यहां से भी हो सकता था कि एक का 40 है तो आधा कर दिया तो ये आधा हो जाएगा, बट प्रॉपर अगर एग्जाम में लिखना है तो इस प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा। इक्वेशन बना ली कि Ca2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ca बना रहा है, तो 40 ग्राम को 2 फेराडे चाहिए, तो 20 ग्राम को 1 फेराडे चाहिएगा। यहां पे चले, यहां से क्या समझ में आ रहा है, कितना चार्ज हो जाएगा एल्यूमिनियम पे, Al3 प्लस और ऑक्सीजन पे 2 माइनस। तो Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Al। अच्छा, यहां ये कंफ्यूज ना होना कि सर Al2 है, अगर यहां पे आप 2 लेते हो तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनली तो वैसे ही चेंज होगी, 2 के लिए 6 है तो 1 के लिए 3 हो जाएगा। और एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27, तो क्या बन गया, 27 ग्राम, 1 मोल का 27 ग्राम एल्यूमिनियम 3 प्लस रिक्वायर्ड हाउ मच, 3 फेराडे। तो 1 ग्राम Al3 प्लस रिक्वायर्ड हाउ मच, 3/27 फेराडे, मतलब 1/9, यहीं कट कर देते हैं। और 40 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, तो 40 ग्राम Al3 प्लस विल रिक्वायर्ड 1/9 इंटू 40, डिवाइड कर दें, 9 4 जा 36, 4.44 फेराडे। कितना आ जाएगा, 4.44 फेराडे। क्लियर है, बड़ा आसान सा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़े, चलिए अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट आपको करना पड़ेगा, बाकी तो और कुछ भी नहीं है इसमें। ऐसा क्वेश्चन पढ़े जरा, क्या बनेगा कि सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। बस यहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी मेटल है उसका चार्ज कितना है। तो SO4 पे 2 माइनस होता है, तो कॉपर पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस। अब अगर कॉपर 2 प्लस है तो इसको रिड्यूस होना है अगर कॉपर में, तो 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे। मतलब यहां से पता चल गया कितने फेराडे चार्ज चाहिए, 2 फेराडे। तो बोल रहा है 10 मिनट तक करंट पास कराया 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। चलिए फॉर्मूला क्या था, मास डिपॉजिटेड बराबर Z इंटू आई इंटू टी। क्लियर है, Z क्या था, एटॉमिक मास अपॉन NF, तो कितने फेराडे हैं, 2 फेराडे। तो कॉपर का मास 63.5, 2 इंटू 96500। करंट कितना एम्पियर, 1.5 एम्पियर। और टाइम कितना, 10 मिनट्स। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटू सेकंड। एम्पियर को कूलाम पर सेकंड लिखा जा सकता है, ये ग्राम पर मोल और ये कूलाम पर मोल।
तो मोल से मोल कैंसल, कूलाम से कूलाम कैंसल और सेकंड से सेकंड कैंसल, तो आंसर ग्राम में आएगा। तो इट विल बी 63.5 इंटू 1.5 इंटू 600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96500, 0 से 0 कैंसल। तो इसको हम कर ही लेते हैं कैलकुलेटर से। 63.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 6, अरे मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं, आप ना करना ऐसा, इज इक्वल्स टू 571.5 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 965, तो इट विल बी 0.296 ग्राम। कितना डिपॉजिट होगा? 0.296 ग्राम। तो सिंपल सा है, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, है ना। हम जब पढ़ते थे तो हम तो हिंदी मीडियम से पढ़े, तो उसमें बोलते थे रफ कार्य, आप बोलते लिखते हो रफ वर्क, हम लिखते थे रफ कार्य, है ना, वर्क कार्य। ठीक है, जैसे अगर इसको मैं आपको हिंदी में बताऊं कि जब कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्टिका अगर 10 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाए तो कितना उसका द्रव्यमान जो है कैथोड पर जमा होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम हिंदी से पढ़े, आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात तो एक ही है, पढ़ तो केमिस्ट्री रहे। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट आप रफ वर्क में कीजिएगा तो यहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए चलिए चलिए, A solution of NiNO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrodes। देखिए सिंपल वही है, फिर वही NO3 whole twice है, तो ये 2 किसका चार्ज है? Ni का। तो क्या बन जाएगा? Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Ni। चलिए इसको जरा पॉज करके करिए, फटाफट से आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। करें, सॉल्व करें। चलिए, फॉर्मूला क्या होता है? मास बराबर Z इंटू आई इंटू टी। टाइम कितना देके रखा है बेटा? 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स को हम सेकंड में कन्वर्ट कर दें तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें। करंट कितना देके रखा है? 5 एम्पियर। Z निकल का जो एटॉमिक मास होता है इट इज 58.71, है ना, और 2 फेराड है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा? 96500। जब इसको आप सॉल्व करोगे इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट, सीधे आंसर है मेरे पास इसलिए लिख रहा हूं 1.825 ग्राम। क्या होगा? 1.825 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेना। समझ में आया कि NiNO3 होल ट्वाइस है तो क्रिस क्रॉस मेथड से फॉर्मूला बनाते हैं तो Ni पे चार्ज कितना आ जाएगा? 2 प्लस, तो 2 प्लस चार्ज है तो रिड्यूस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फेराड है, तो 58.7। अच्छा सर 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 ये तो हमें याद ही नहीं है। 99% केसेस में वो आपको देके रखता है, नहीं भी दिया है तो आप 2 का तो याद रख ही लो। एक तो कॉपर याद रख लो, कॉपर 63.5, दूसरा सिल्वर याद रख लो 108 एटॉमिक मास, है ना। मोस्टली ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, बाकी जिंक निकल अगर दिया है तो वो आपको दे के रखेगा। ठीक है, बढ़े आगे जी। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट कैथोड व्हेन अ करंट ऑफ 2 एम्पियर वाज। देखिए मैंने बोला था दे के रखेगा, ये दे दिया 108 वाज पॉज दिस दे। देखो AgNO3 आयनाइज करो बेटा, Ag प्लस और NO3 माइनस, तो मास डिपोजिशन क्या हो जाएगा? मास बराबर Z इंटू आई इंटू टी। Z कितना हो जाएगा? 108। अच्छा Ag प्लस है तो इक्वेशन क्या बनेगी? Ag प्लस बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू द सिल्वर, तो 108 अपॉन 1 इंटू 96500, यूनिट के साथ लिखें तो ज्यादा बेटर, कूलाम पर मोल, ये ग्राम पर मोल। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर, 2 एम्पियर मतलब 2 कूलाम पर सेकेंड,
और टाइम कितना दे के रखा है 15 मिनट। तो 15 इंटू 60 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसल, कूलाम से कूलाम कैंसल, मोल से मोल कैंसल। आंसर आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में कितना आएगा जल्दी से। हम करें, चलिए हम तो कैलकुलेटर से फटाफट कर देते हैं, क्या आएगा। बोले ये तो सर चीटिंग है आपकी। ये चीटिंग नहीं है, ये एक टाइम बचाने का तरीका है। किसको किसको करना है, ऊपर है 108, 15 6 90, 900 2 1800 डिवाइडेड बाय 965 00, 0 से 0 कैंसिल। तो 108 इंटू 18, तो इट विल बी 1944 डिवाइडेड बाय 965। डिवाइड कर दें 965 से तो 965, इट विल बी 2.01 ग्राम। ठीक है, 2.01 ग्राम। क्लियर है, आया समझ में। बढ़े आगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द टाइम टू डिपॉजिट। अच्छा अच्छा, देखो कहानी पलट दी, टाइम निकालना है साहब, कोई बात नहीं। कॉपर सल्फेट है तो क्या हो जाए, देखो यहां फिर दिया हुआ है, किस्मत वाले हो। कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर 2 प्लस, इक्वेशन क्या बन जाएगी, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू कॉपर, 2 फेराडे चाहिए। तो m बराबर z इंटू आई इंटू टी। मास डिपॉजिट कितना है 1.27 ग्राम। Z 63.5 ग्राम पर मोल। और ये कितना है 2 फेराडे मतलब 2 इंटू 96500, क्या बनेगा यूनिट, कूलाम पर मोल। करंट, करंट लगा 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर को लिख सकते हैं कूलाम पर सेकेंड। टाइम हमें निकालना है, कूलाम से कूलाम कैंसल, मोल से मोल कैंसल, ग्राम से ग्राम कैंसल, टी निकालना है। तो टी बराबर क्या हो गया बच्चों 1.27 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 63.5 इंटू 2, 2 से 2 कैंसल, यूनिट सेकेंड, ये सेकेंड उधर चला गया। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो फटाफट करेंगे, कैलकुलेटर वाले लोग हैं। तो 1.27 मल्टीप्लाइड बाय 96500, it will be 122,555 divided by 63.5. It will be divided by 63.5 will be equal to 1930 second. How much second? 1930 second. अगर 60 से डिवाइड कर दें तो कितने मिनट, 32.16 मिनट। क्लियर है, आया समझ में। बस इस तरीके से सॉल्व करना है। अब अगला अगर आएगा तो ये आपको करना पड़ेगा, अब मैं नहीं करूंगा, है ना, मैं थक गया हूं। बोले सर कैलकुलेटर से कर रहे हो फिर भी थक गए। हो, ये तो पहले क्वेश्चन आ गया। चलिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें, कॉन्सेप्ट समझ लें। ये तो कॉन्सेप्ट तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं, यहां से हम नया कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। चलिए बारी आती है फेराडे सेकंड लॉ की। फेराडे सेकंड लॉ, फेराडे सेकंड लॉ ये बोलता है कि आपके पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल बने हुए हैं और उन सबको आपने सीरीज में जोड़ रखा है। किसमें जोड़ रखा है, सीरीज में। तो ये तो इसका पॉजिटिव यहां से और ये इसका नेगेटिव यहां से, बाकी इसके नेगेटिव को यहां से जोड़ दो, इसको यहां से जोड़ दो, तो ये सब सीरीज में कनेक्ट हो गए।
मेरी फिजिक्स से ज्यादा अच्छी फिजिक्स आप लोगों की है। सीरीज में करंट सेम होता है जहां तक मुझे पता है। तो बोलता है कि मास डिपोजिशन क्या होगा, देख लो यार। अगर इस पे मास डिपोजिशन m1 मान ले, अपना क्या इक्विवेलेंट मास को z1 मान ले, करंट तो उतना ही है, और चूंकि बैटरी है तो टाइम भी सेम है। मास डिपोजिशन m2 मान ले, इक्विवेलेंट z2 मान ले, करंट तो उतना ही है, टाइम भी उतना ही है। मास डिपोजिशन m3 मान ले, इसको z3 मान ले, तो करंट तो उतना ही है, टाइम तो उतना ही है। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, z1 i इंटू टी। m2 बराबर क्या हो जाएगा, z2 i इंटू टी। m3 बराबर क्या हो जाएगा, z3 i इंटू टी। इसका मतलब कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है तो उनका मास डिपोजिशन उनके इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि करंट और टाइम जो है वो सेम होते हैं। सेम होने के कारण उनमें कोई चेंज नहीं आता, तथास्तु। ठीक है, तो करंट और टाइम, क्योंकि 5 मिनट तक आपने बैटरी से करंट फ्लो कराया है तो सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड होने के कारण करंट सेम हो गया, और 5 मिनट तक आपने चलाया है तो टाइम भी सेम हो गया। तो सिर्फ जो मास डिपोजिशन है वो उसके केमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होगा। यही है फैराडे सेकेंड लॉ। क्लियर है? मास डिपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू द इट्स केमिकल इक्विवेलेंट, और प्रोपोर्शनलिटी बताओगे तो क्या आ जाएगा, आई इंटू टी। ठीक है, अब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जरा देख लो। कि a steady current of 2 ampere was passed through two electrolytic cell X and Y connected in series containing electrolytes FeSO4 and ZnSO4 until 2.8 gram of iron deposited at the cathodes of cell X. How long did the current flow? पहला पार्ट तो how long, तो how long मतलब टाइम निकालना है। जो मेरा तो खराब चल रहा है, आपका अच्छा चलेगा थोड़े समय बाद। तो m बराबर z इंटू आई इंटू टी। टाइम यहां से निकालेंगे। तो मास किसका डिपॉजिट हुआ है, आयरन का। कितना, 2.8 ग्राम। ये हो गया 2.8 ग्राम। z, अब आयरन FeSO4 है तो ये क्या बन जाएगा, अब नहीं लिखूंगा, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा होगा, Fe बना रहा होगा, क्योंकि सल्फेट आयन पे 2 माइनस होता है तो Fe पे 2 प्लस हो जाएगा। 2 प्लस मतलब 2 फेराडे। तो मास हमें गिवन है एटॉमिक 56, अब तक 56, तो 56 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय कितना हो गया बेटा, 2 इंटू 96500 कूलाम पर मोल। करंट पास कराया है साहब, कहां गया, 2 एम्पियर, तो 2 कूलाम पर सेकेंड। और टाइम ही निकालना है तो टी निकालना है। कूलाम से कूलाम निपट गया, सेकेंड तो निपटना नहीं है, मोल से मोल और ग्राम से ग्राम। टी निकालना है तो टी को इधर रख लें, इसको इधर पहुंचा दे। 2.8 इंटू 2 इंटू 96500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 56। यूनिट क्या बन गई, सेकेंड। 2 से 2 मर गया, 28 से डेसिमल हटाया तो 10 आ गया, 0 से 0 निपट गया, 56 को 28 से निपटाओ तो 2 आया। इस 2 को करो सॉल्व तो 4 जा 8, 8 जा 16, 7 जा 14 और दिस, तो कितना सेकंड आ गया बेटा, 4875 सेकंड। ठीक है, सेकंड इज द यूनिट। तो ये तो क्या हो गया, टाइम डिपॉजिट हो गया। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड। अब दो तरीके से निकाल सकते हैं, चाहो तो ये फॉर्मूला फिर से लगा दो, क्योंकि टाइम पता चल गया, करंट पता ही है, z पता ही है, या फिर सीधे लगाओ, क्या लगा दो, m1 अपॉन m2 बराबर z1 अपॉन z2। m1 क्या, Fe का मास, Zn का मास, m2 Z1 Fe का इक्विवेलेंट, Z2, अच्छा लिख देता हूं चलो, ये Fe, Zn और Fe। तो मास ऑफ आयरन कितना है, 2.8 ग्राम। मास ऑफ जिंक हमें कैलकुलेट करना है। इक्विवेलेंट ऑफ दिस 56, कितने फेराडे, 2 फेराडे। अभी फेराडे में ही लिखते हैं, बाद में समझेंगे।
और जिंक कितना 65.3, Zn भी कितना है बेटा, इट इज आल्सो 2 फेराडे, क्योंकि जिंक सल्फेट है ना, तो Zn2 प्लस, जैसे Fe2 प्लस हुआ था वैसे ही क्या होगा, Zn2 प्लस बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू द जिंक, तो 2 फेराडे इसे भी चाहिए, तो अपॉन 2 फेराडे, 2 फेराडे से 2 फेराडे मर गया, तो 2.8 ग्राम मास ऑफ जिंक बराबर कितना हो गया, 56 डिवाइडेड बाय 65.3, तो मास ऑफ जिंक बराबर क्या हो गया, 2.8 इंटू 65.3 डिवाइडेड बाय 56, ये हटाया तो नीचे 100 आ गया, 28 से 56 गया तो 2 आ गया, 2 से इसको डिवाइड करो तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 6 जा 12, 1 बचा, 0.5 डिवाइड बाय 100 था, तो इट विल बी 3.765 ग्राम डिपोजिशन ऑफ जिंक। तो दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे, हमने सेकंड लॉ यूज कर लिया, तो एक बार फर्स्ट लॉ यूज कर लिया, एक बार सेकंड लॉ यूज कर लिया। बस 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 यही थे बेटा, बस बस नहीं, इतना ही है, केवल पता होना चाहिए कि नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए बैटरी लगाएंगे तो केमिकल रिएक्शन होगी। फर्स्ट लॉ बोलता है कि जब तक बैटरी से करंट सप्लाई होगा मास डिपोजिशन होगा, और अगर सीरीज में सेल हैं तो करंट टाइम सेम, तो मास डिपोजिशन प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट। बस इतना सा याद रखना है, 3 पॉइंट, न्यूमेरिकल लगभग सब करा दिए हैं, इसके बाद नहीं जाएगा। तो इतना छोटा सा चैप्टर था, अच्छा लगा हो तो अच्छा ही बोले सर ये क्वेश्चन बोले 2 बार आ गया है, वो हमने किसके लिए करा, आयरन के लिए, ये किसके लिए, कॉपर के लिए, तो इसको आप कोशिश करो। सेम टाइप का क्वेश्चन है, आयरन की जगह क्या आ गया है, कॉपर, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, पता चलेगा कि आप वीडियो देख भी रहे हैं या नहीं। ठीक है जी, इसका मैं आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में डालूंगा, पहले आप बताएं फिर मैं बताऊंगा। तो ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर, ओवरऑल लेक्चर किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। लास्ट पार्ट बचता है प्रोडक्ट प्रिडिक्शन और टाइप ऑफ सेल एंड कोरोजन, जिसको हम एक साथ कवर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बना देंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। अच्छा लगा हो वीडियो तो इसको लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर जो करना है करो, पर प्लीज देखो, पढ़ो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अच्छे नंबर की कोशिश करते रहो। थैंक यू, जय हिंद।